जी हाँ, मासूमों की रक्षा, टीका ही सुरक्षा आप देख रहे हैं। और इस वक्त मैं हूं आपके साथ प्रियंका, और आज हम बात करेंगे बच्चों को बचाने के लिए भारत में बन रही वैक्सीन की, उस ट्रायल की जिसे डीसीजीआई ने मंजूरी दी है। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में एक और बड़ा और ठोस कदम उठाया गया। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को 2 से लेकर 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी है। पहले कोरोना वैक्सीन पर निगाह रखने वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसके लिए ट्रायल की सिफारिश की थी, और भारत बायोटेक की ओर से ये ट्रायल 525 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा, और ये 2 से 18 साल के बच्चों पर किया जा रहा कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का फेज 2 और फेज 3 होगा। ट्रायल के दौरान पहली और दूसरी वैक्सीन का डोज 28 दिनों के अंतर पर दिया जाएगा, और वहीं अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिली है, जो अब 12 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को लगाई जा रही है। अब सवाल यह है कि बच्चों के वैक्सीन के लिए इतनी देरी क्यों, और कितना इंतजार अभी करना पड़ेगा बच्चों के वैक्सीन का। देश कोरोना की दूसरी लहर से त्रस्त है, और उस बीच तीसरी लहर की चेतावनी ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तीसरी लहर से डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार कोरोना बच्चों को निशाना बना सकता है। ऐसे में दुनिया भर में बच्चों की वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है। कनाडा और अमेरिका में बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। अब भारत में भी कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में बच्चों के लिए आने वाले दिन में अच्छी खबर मिल सकती है। एक एक्सपर्ट समिति ने मंगलवार को 2 से 18 आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए ट्रायल की सिफारिश की है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये ट्रायल दिल्ली और पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रीना मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट समेत देश के कई स्थानों पर किया जाएगा। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को अब बच्चों में फेज 2, फेज 3 ट्रायल करने की अनुमति दे दी गई है। जो भारत का सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, उन्होंने इस तरह की अनुमति अब भारत की कोवैक्सीन को दिया है, और अब 2 साल से 18 साल के बच्चों के बीच में इस वर्ग को लेकर के उनके ऊपर फेज 2, फेज 3 ट्रायल किया जाएगा। 525 बच्चों को लिया जाएगा, और उसके बाद अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो फिर इस वैक्सीन को भारत में बच्चों के लिए भी स्वीकृति मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की कोविड-19 की विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को भारत बायोटेक द्वारा किए गए उस आवेदन पर विचार विमर्श किया, जिसमें उसके कोवैक्सीन टीके की 2 साल से 18 साल के बच्चों में सुरक्षा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने समेत अन्य चीजों का आकलन करने के लिए परीक्षण के दूसरे और तीसरे चरण की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। CDSCO ने मंगलवार को भारत बायोटेक के आवेदन पर व्यापक विचार विमर्श करने के बाद उसे ट्रायल की संस्तुति दी। ऐसे में तीसरी लहर की चेतावनी से पहले बच्चों पर ट्रायल को मंजूरी देना बड़ा फैसला माना जा रहा है। SEC ने दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की सिफारिश करते हुए ये शर्त भी रखी है कि भारत बायोटेक तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने से पहले दूसरे चरण की सुरक्षा संबंधी अंतरिम डाटा CDSCO को मुहैया कराएगी। गौरतलब है कि भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के साथ मिलकर कोवैक्सीन को विकसित किया है। कंपनी इसका उत्पादन और विपणन भी कर रही है। खास बात यह है कि भारत में बन रहे स्वदेशी वैक्सीन डबल म्यूटेंट पर भी असरदार है। कोवैक्सीन रूप बदलने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। कुछ दिनों पहले तीसरे ट्रायल के नतीजे घोषित करते हुए ICMR और भारत बायोटेक ने कहा था कि सामान्य कोरोना मरीजों पर कोवैक्सीन टीके 78% असरदार है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना की तीसरी लहर होगी वो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है, और ऐसे में तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं उस तीसरी लहर से निपटने के लिए। और ऐसे में बताया जा रहा है कि मासूमों की रक्षा टीके के जरिए ही हो सकती है, लेकिन किस तरीके से, इस टीके की क्षमता क्या होगी, उत्पादन को लेकर कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है। खासतौर पे अब जब ट्रायल शुरू हो गया है तो उस बाबत किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आएगी, और क्या सिर्फ टीके के जरिए ही तीसरी लहर से बच्चों को बचाया जा सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर रोहित गोयल हैं, जो कि पीडियाट्रिक हैं। श्री बालाजी एक्शन अस्पताल में डॉक्टर के पांडे हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो भी हमारे साथ है। और डॉक्टर अनिता रमेश है, जो कि सीनियर डॉक्टर है अपोलो हॉस्पिटल में, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर के पांडे,
तीसरी लहर को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए खतरा है। इस बार सबसे बड़ा संकट तीसरी लहर में बच्चों को ऊपर ही है। ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि सिर्फ टीका ही एक ऑप्शन है जिससे बच्चों को बचाया जा सकता है तीसरी लहर से? हम्म। और जैसे अभी ट्रायल के परमिशन मिली है उनको, तो ये 3 to 6 मंथ्स में जो परमिशन है, इमरजेंसी ऑथराइजेशन है, वो मिलेगा अगर सब कुछ ठीक निकलता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की कोवैक्सीन वैक्सीन है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है, तो इसकी परमिशन तो मिल जाएगी। ऐसा कोई साइड इफेक्ट मुझे नजर नहीं आता, जो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी 6 महीने से पहले परमिशन नहीं मिलेगी। तो उससे पहले ही ये थर्ड वेव आ जाएगी। तो वैक्सीन से मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लोगों को अपने बिहेवियर पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा। और इसमें जो मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी आदमी के घर में कोई भी, जैसे 4 आदमी का परिवार है, बचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप 5वें इंसान को, दुनिया के कोई भी हो, आपका दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसको कोविड पेशेंट माने, कोविड पॉजिटिव माने और अपने परिवार को बचाएं। दूसरी चीज, ये जो वायरस की स्ट्रेन आई है, ये 3 से 4 दिन में पूरे परिवार को इन्फेक्टेड कर देती है। तो जब तक लोग सोचते हैं कि हम 5वें 6वें दिन टेस्ट कराएं, उससे पहले ही सारे परिवार को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो अगर किसी को भी माइल्ड सिम्टम आते हैं, हरारत होती है, कमजोरी महसूस हो रही है, भूख नहीं लग रही है, गला खराब है, कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, जो आदमी घर का बाहर जाता है, जो काम करने के लिए या अपने किसी उसके लिए पर्पज के लिए, उसको तुरंत आइसोलेट कर देना चाहिए फर्स्ट दिन से ही, ताकि अपने परिवार को बचा सके। ये ज्यादा काम आएगा, क्योंकि देखिए वैक्सीन हम इतने बड़े बच्चों को, 41% पॉपुलेशन हमारी बच्चे हैं, कैसे आप लगा देंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इतना जल्दी से? रोज आप 30 से 40 लाख वैक्सीन लगा रहे हैं, हमें 180 करोड़ डोजेज लगानी है, जिसमें अभी हम मुश्किल से 17 करोड़ से कुछ ज्यादा लगा पाए हैं। तो अगर हम 50 करोड़ वोट भी करते हैं तो कितना जल्दी से लगा लेंगे? तो देखिए बड़े सारे इसमें जो है चैलेंजेस हैं, और इसमें लोगों को अपना बचाव करना ही काम आएगा। वैक्सीन से बहुत उम्मीद अभी इतनी जल्दी थर्ड वेव के लिए आप नहीं कर सकते। जी प्रियंका जी। ठीक है डॉक्टर रोहित गोयल जी, वैसे तो ये बोला जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है, लेकिन इस दूसरी लहर में जो बच्चे इन्फेक्टेड हुए हैं इस कोरोना संक्रमण से, कई बच्चे हैं, मेरे जानकार में ही कई बच्चे हैं जिनको कोरोना से भी इन्फेक्टेड हैं। वो हालांकि सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ उनमें कोविड रिपोर्ट जो उनकी आई है पॉजिटिव आई है। ऐसे बच्चों के लिए जो अभी से ही इन्फेक्टेड हुए हैं, उनके लिए ये तीसरी लहर घातक रहने वाली है बहुत ज़्यादा, या फिर ये मानकर चला जाए जैसे कि कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक इम्यूनिटी आपकी बिल्टअप होती है अगर आप एक बार कोरोना संक्रमित होते हैं, तो ऐसे में उनके लिए बचाव भी काफ़ी होगा। और टीका अगर मान लीजिए, जैसे कि भी कह भी रहे थे बाकायदा डॉक्टर के पांडे, कि अगर मान लीजिए वैक्सीन लगती है तो ठीक है, लेकिन बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जा रहा है। तो अगर वैक्सीन नहीं भी लगेगी तो ऐसे में किस तरह की तस्वीर रहेगी उनके लिए, खास तौर पे तीसरी लहर के चलते? पिछले लहर से ये देखा गया एडल्ट पेशेंट्स में कि जिनको पिछली बार कोरोना हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि उनको इस बार कोरोना नहीं हुआ है, और तो इम्यूनिटी बन गई है तो हो सकता है उतनी सिवियरिटी नहीं हुई। तो बच्चों में भी ये कह पाना कि अगला स्ट्रेन जो आएगा वो कितना म्यूटेंट होगा और उनको कितना सिवियरली इफेक्ट करेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बट जिस हिसाब से डॉक्टर के पांडे ने कहा कि वैक्सीनेशन हम सब बच्चों को कवर इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं कर पाएंगे जब तक थर्ड वेव आ जाएगी। तो वैसे बच्चों को बचाने का यही है कि अपना हाइजीन, मास्क लगा के रखे, हाथ को सैनिटाइज करें। घर वालों को यही कहना है कि बाहर नहीं जाना है, जितना हो सके अवॉइड करें। जितना हम बचा के रखेंगे उतना ही बच्चे आगे भी बचे रहेंगे। और जिस हिसाब से आप कह रहे हो, इस बार बच्चे काफी सारे पॉजिटिव आए हैं, अब रोज ही फोन पे ट्रीटमेंट चल रही है या क्लिनिक पे देख भी रहे हैं, बट सिवियरिटी जो बच्चों में है उतनी ज्यादा नहीं है। वो घर पे ठीक हो रहे हैं, 5 से 7 दिन में जो भी सिम्टम्स है, फीवर हो गए, लूज मोशन हो गए, खांसी होगी, वो सब सेटल हो रहे हैं। तो होपफुली अगर हम उनका न्यूट्रिशन, खाने पीने का ध्यान रखें, अच्छे से प्रोटीन दें, अच्छे से लिक्विड देते रहें, तो बच्चे इस चीज को कवर कर जाते हैं। तो नेक्स्ट वेव की तैयारी करके तो रखनी ही पड़ेगी। तो ये घर वालों के लिए यही है कि बच्चों को बचा के रखें और खुद को भी बचा के रखें।
बिल्कुल, यानी कि ज़रूरत है कि सुरक्षा रखें, एक तरह से एहतियात बरतें और उसके चलते ही बच्चों को बचाया जा सकता है। पूछेंगे आपसे भी कि आखिर किस तरह का उनका पूरा डाइट चार्ट रखा जाए ताकि उनके अंदर प्रोटीन की कमी ना हो। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अनिता, जैसे कि अभी कह रहे हैं, डॉक्टर गोयल ने भी कहा, डॉक्टर पांडे ने भी कहा, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप बच्चों को बचा कर रखिए। जो एहतियात है वो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ही यही है। ख़ासतौर पे अगर 2 साल से लेकर आप 10 साल तक के बच्चों को देखें तो उसमें उनको मास्क पहनाना, सोशल डिस्टेंसिंग उनको समझाना, हालांकि कुछ बच्चे समझते हैं लेकिन उनके लिए सिर्फ एक गेम की तरह होता है, उसकी गंभीरता को नहीं समझते। ये तो एक सबसे बड़ी चुनौती है ना, कैसे करेंगे एहतियात? Yes, it's very difficult with children. Okay, though I am a pediatric oncologist, I treat cancer patients children में बहुत ही प्रॉब्लम है, because कैंसर पेशेंट जैसे हम जस्ट एग्जांपल देते हैं, लॉन्ग ट्रीटमेंट, ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, सो कुछ भी करना के लिए बहुत ही डिफिकल्ट, लाइन मिलाने के लिए, दवा देने के लिए, पीने के लिए, इंजेक्शन के लिए आने के लिए, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। अभी मास्क उनको पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, दूर मेंटेन करना दूसरे बच्चे से, इट्स बहुत वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिग टास्क वी आर गोइंग। इट इज वेरी सैड अभी ये सब हो हुआ है, बट वैक्सीन ये हमसे बहुत ही जरूरी है अभी बच्चों के लिए। आई एम इनटू क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर लास्ट 20 years। हम ICMR से बहुत सारे क्लिनिकल ड्रग्स इन ऑन्कोलॉजी, कैंसर और जो नया वाला दवा आते हैं उसके लिए ट्रायल्स करते हैं, फेज 3 करते हैं, फेज 2 भी कर चुके हैं। सो ये वैक्सीन का जो अभी नया न्यूज आया है कि 12 साल से 18 साल को हम लोग वैक्सीन के लिए ट्रायल 500 वॉलंटियर्स के ऊपर अप्रूवल आया है कि ये आप डोज दे सकते हैं। कोवैक्सीन इंट्रामस्कुलर मसल के अंदर इंजेक्शन है, 0 डे एंड 4 हफ्ता बाद देना है। उसके बाद देखना है क्या रिजल्ट्स है। फेज 2 का क्या मतलब है कि हम कुछ छोटे आदमी का स्मॉल ग्रुप को देते हैं, से 100 आदमी को दे दिया है, उनको देखना है उनको कोई साइड इफेक्ट्स हुआ। फेज 2 इज फॉर साइड इफेक्ट्स। ओके, देखना है कि बड़ी कोई प्रॉब्लम हो गया है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हुआ क्या, बच्चा खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम हो उसके देखने के लिए। फेज 3 क्या होता है कि हम 100 नॉर्मल वॉलंटियर को देते हैं और नॉर्मल आदमी को देते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो रहा। ये बच्चों को जिसको वैक्सीन मिला उसको क्या हो रहा है, और दूसरे 100 बच्चे को जिसको हम वैक्सीन नहीं दिए हैं उनको क्या। दैट्स कॉल्ड फेज 2। फेज 3 ट्रायल, इट रन्स पैरेलली, हमको देखना है। So phase 2 and phase 3 of Covaxin for children अभी अप्रूवल आ चुके हैं। अभी 15 तारीख से रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा, काफी सेंटर्स में इंडिया में ओपन हो गया। बट वन कॉशन, बच्चे के लिए आपको बहुत ध्यान देना है ट्रायल करने के समय। अगर कुछ भी साइड इफेक्ट्स हो गया तो तुरंत उनको हॉस्पिटल में लेना है। और मेरा ख्याल से जब क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, इट शुड बी डन इन एन हॉस्पिटल, छोटा सेंटर में नहीं कर सकते। अगर बच्चे का कोई साइड इफेक्ट्स हो गया, एनाफाइलैक्सिस हो गया, एलर्जिक रिएक्शन, प्रॉब्लम हो जाएगा। बट ये बढ़िया न्यूज है कि इंडिया में अभी ओपन हो गया। और एक बात हम बताना चाहते हैं सबको कि हमारा जो हम जैसे करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स नया कैंसर ड्रग्स के ऊपर, उसी समय बच्चे को हम लोग नहीं इंक्लूड करते। 18 से 65 इज द एज लिमिट ऑफ ऑल स्टडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये क्या होता है, जब आप अगर ड्रग और वैक्सीन कुछ भी बोलिए अप्रूवल हो गया है मिडिल एज बड़े को लिए और दिखाई गया एफिकेसी अच्छा है, 80-90% के ऊपर है, उसके साथ साथ हमारा साइड इफेक्ट्स उतना ज्यादा नहीं है, तब हम लोग आते हैं स्टेप 2 बच्चों के ऊपर करने के लिए। तो उसमें भी बहुत छोटे बच्चे को नहीं लेते हैं, सिर्फ 12 से 18 को देखने के लिए ये बच्चा के ऊपर कैसे चलता है। सो वैसे ढंग से अभी भी वैक्सीन आया है, जब हमारा देखा गया कोवैक्सीन में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, एफिकेसी अच्छा है। जिसको वैक्सीन मिला उसको उतना तेज से कोविड आया है बट तेज से नहीं आया है। सो उसलिए हम लोग बच्चे के ऊपर शुरू कर रहे हैं। I have done few clinical trials on children, but you have to be very, very careful for serious adverse reaction maintain देखना है, follow up करना है, parents से consent लेना है, ये बहुत ही जरूरी है जो हमारे सामने आएगा। और एक प्रॉब्लम होगा इसी ट्रायल में, बहुत सारे volunteers नहीं आएगा,
पेरेंट्स विल नॉट से हम नहीं देंगे बच्चे को टीका लगाने के लिए, बिल्कुल, so रिक्रूटमेंट भी स्लो होगा। बिल्कुल, ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, खासतौर पे जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, अगर देखा जाए 16 जनवरी के बाद से ही तो एक माहौल बन गया था वैक्सीन को लेकर के हम नहीं लगवाएंगे। हालांकि अब लोग लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं और यही अगर देखा जाए तो यही बिल्कुल चुनौती जो है वो बच्चों के साथ भी रहने वाली है। लेकिन डॉक्टर के पांडे, अभी देखा जाए तो खासतौर पर एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि देखिए तीसरी लहर का आना कन्फर्म है और बच्चों के लिए खतरनाक है, ये भी कहा जा रहा है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि देखिए तीसरी लहर को लेकर आपकी क्या तैयारी है, क्या करेंगे परिजनों के साथ, बच्चों के साथ कैसे रखेंगे, कैसे ट्रीटमेंट होगा। ऐसे में केंद्र क्या करेगी वो तो अलग मसला है, लेकिन बताओ डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए अगर तीसरी लहर में बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं तो किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, अगर वो घर पे भी रहते हैं वैसे भी, और अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या सलाह है आपकी? देखिए, जो पहली चीज जो पेरेंट्स के लिए है, जो मैंने पहले बताया कि अपना प्रिकॉशन लें, तो फिर जो एडल्ट आदमी होगा, कोई जो बाहर जा रहा हो, उससे बच्चों को इन्फेक्शन होगा 3-4 दिन में। अभी लोग दो तरह की गलती कर रहे हैं, जो मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ। लोग बच्चे क्योंकि घर में हैं तो अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चे की बर्थडे होती है या मिनी पार्टी होती है जिसमें जान पहचान के 5-6 बच्चे होते हैं। हाँ। तो पेरेंट्स के फोन आते हैं कि सर हम उसमें भेज दें, बच्चा बहुत दिनों से घर में बोर हो रहा है, तो थोड़ा मन भी लग जाएगा। बिल्कुल ऐसी जगह पे ना भेजें, क्योंकि एक दूसरे से बच्चे को हो सकता है। दूसरी जो गलती लोग कर रहे हैं, जो मैं बताना चाहूंगा, जब लोग पेरेंट्स बीमार पड़ते हैं या कोई एडल्ट बीमार पड़ जाता है तो बच्चों को अपने नानी के, नाना के यहाँ या दादा दादी जी के यहाँ भेज देते हैं। ये बिल्कुल न भेजे, क्योंकि बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्प्रेड कर देते हैं। तो पता लगा अपने बच्चों की केयर करने के लिए नाना नानी के यहाँ भेज दिया, उन्होंने नाना नानी को और बीमार कर दिया, सीनियर सिटीजन को बीमार कर दिया। ये 2 चीजें। तीसरी चीज, जब बच्चों में होगा तो जैसा कि डॉक्टर बता रहे थे कि देखिए वायरस का क्या स्ट्रेन चेंज होगा, म्यूटेशन होगा, वो कहना बड़ा मुश्किल है। खाली बच्चों की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे प्रोटेक्टेड है अभी, तो इन पे रिस्क ज्यादा है, क्योंकि 18 साल से ज्यादा तो धीरे धीरे वैक्सीन लग रही है। कुछ लोग इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन हो जाती है कुछ महीनों के लिए, लेकिन बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं है, इसलिए उनको रिस्क ज्यादा है। तो बच्चों में जो सिम्टम्स जब भी होंगे, ये कॉमन सिम्टम्स वही होंगे, लेकिन बच्चों में 3-4 सिम्टम्स और हैं जो ध्यान देना पेरेंट्स को। एक तो आंख में लाली हो जा रही है, जैसे आंख आती है उस तरह से, बॉडी के ऊपर रैशेज हो जाते हैं, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स बहुत आ रहे हैं, जैसे पेट दर्द होता है, टट्टी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। बच्चों में बुखार बहुत कम हो रहा है, 99 के नीचे ही रहता है, 100 के नीचे रहता है। तो एडल्ट्स में जैसे कि कोल्ड, फीवर और चीजें होती है, बच्चों में देखने को उतना नहीं मिल रहा है। तो पेरेंट्स को इसके लिए सावधान रहना है। सरकार को जो जरूरी चीज है कि देखिए, अगर थर्ड वेव आई, ज्यादा उम्मीद है, मैं अमेरिका के एक्सपेरिमेंट से बता रहा हूँ कि दिसंबर तक वहां पे बहुत केसेस कम थे बच्चों में, लेकिन दिसंबर के बाद से 5 गुना केसेस बढ़े अमेरिका में, और उन बच्चों में जो बीमारी हुई है उसको बोलते हैं MIS-C, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन। इसमें क्या होता है, शरीर के बहुत सारे अंग बीमार पड़ने के 2 से 4 हफ्ते बाद इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, बच्चा बहुत ज्यादा सिक हो जाता है, और ऐसे बच्चे को ICU चाहिए होती है। मैं प्रियंका जी आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका में 60% बच्चों को जिनको MIS-C था, उनको ICU की जरूरत पड़ी। अपने देश में इतनी सुविधा है नहीं, खासतौर से पेरीफेरी में नहीं है, बड़े शहरों में फिर भी है। लेकिन अगर हमारे बच्चे इस संख्या में इन्फेक्ट होंगे, जैसे महाराष्ट्र के अभी फिगर्स आए थे कुछ दिन पहले कि 70,000 से ज्यादा बच्चे इन्फेक्टेड हो गए, तो अगर इस परसेंटेज में इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो हमारा सिस्टम उसको डील नहीं कर पाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो इंटेंसिव केयर की सुविधाएं हैं, लेवल 2 और लेवल 3 की सुविधाएं हैं, ये सरकार को जहां भी पॉसिबल है बढ़ा दे। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बढ़ाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने वेंटिलेटर, इतनी ज्यादा लेवल 3 की सुविधाएं लाना बड़ा मुश्किल है, और ले भी दे, मशीन भी ले आए, तो उसको चलाने वाला कहाँ से मिलेगा, मैन पावर कहाँ से लाएंगे। देख रहे थे आप लोग, दिखाते हैं कि वेंटिलेटर्स खाली पड़े हुए, कोई खुला ही नहीं, सब में धूल पड़ी हुई है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, चैलेंजेस हैं सरकार के सामने, जो मैं नहीं समझता सरकार, कोई भी सरकार, खाली इंडिया की नहीं, आप यूके की सरकार भी इसमें फेल हुई थी, पूरा यूरोपियन यूनियन फेल हुआ था, इटली फेल हुआ था, अमेरिका फेल हुआ था। तो कोविड को हम आप पर्सनल लेवल पे ही डील कर सकते हैं, जो मेरी अपनी राय है। और मैं बार बार अपने पेशेंट को कहता हूँ कि देखिए, अगर हमारा देश अगर 135 करोड़ का है, तो हमारी जिम्मेदारी भी 1/135 करोड़ की है। आपकी जिम्मेदारी भी 1/135 करोड़ की है। आप क्या मास्क पहनते हैं? हम सवाल पूछते हैं सरकार से, अब ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऑक्सीजन कम हो गई, बेड्स नहीं मिल रहे, सब कुछ हो गया,
लेकिन आपने क्या मास्क पहना, आपने क्या अपने घर का, परिवार का, पड़ोस का ध्यान रखा? तो देखिए इस दौरान इंडिया में इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि एक हर्ड इम्यूनिटी चीज होती है। जब तक 70% लोग इन्फेक्टेड करीब नहीं हो जाएंगे या वैक्सीन नहीं लगेगी, जो कि बहुत लंबा एक टास्क है, ठीक है, इतना आसान नहीं है, ठीक है, तब तक जो है कोई प्रोटेक्शन जनरल पब्लिक को नहीं मिलेगी। ठीक और है, तब तक हमारे आपके पास सिर्फ एक तरीका है, अपने आप को बचाव करना। ठीक है। बचाव ही मैं सबसे बार-बार बेहतर यही तरीका कहूंगा, है। किसी से दूसरे पे उतना ट्रस्ट न करें, अपने आप को बचाएं, वो आपके हाथ में है, बहुत आसान है। ठीक है डॉक्टर जी, गोयल, प्रियंका जी। ठीक है डॉक्टर गोयल, ऐसे में अब बच्चों को आपने कहा कि प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा दीजिए, उनके खान पान का ध्यान रखिए। तो ऐसे में जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो जरूर ये जानना चाहेंगे कि आखिर बच्चों की डाइट रखी किस तरीके से जाए ताकि उनकी इम्यूनिटी और बिल्डअप हो और स्ट्रांग हो, ताकि वो तीसरी वेव से डट कर लड़ सके। देखो नॉर्मली अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है खांसी जुकाम करके, दैट्स आल्सो वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में हम उनको क्या एडवाइस लेके भेजते हैं, क्या बच्चे का डाइट जो नॉर्मल डाइट है तो उसमें फल फ्रूट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब अब कंप्लीट बैलेंस डाइट देनी होती है। अब सपोजली कोई बच्चा दूध पे ज्यादा है तो उसे बाकी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, तो हम नॉर्मली यही कहते हैं कि आप खाना खिलाओ बच्चे को, रेदर देन सिर्फ दूध से बच्चे को बड़ा करो। और जो बच्चे जंक फूड पे हैं तो उनको मदर और जो भी पेरेंट्स हैं हम उनको यही समझाते हैं कि आप जब तक नॉर्मल डाइट नहीं दोगे तो वो इम्यूनिटी नहीं बनेगी। अब जिस आप डॉक्टर पांडे ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो भी हॉस्पिटल है, अगर कोई पीडियाट्रिक आईसीयू है तो उसमें 8 से 10 बेड हैं, और जबकि मेडिकल आईसीयू में हो सकता है 100 बेड हो। तो अगर हमारे पास ये वेव आती है या MISC के बच्चे आते हैं तो वो केसेस बढ़ेंगे, तो किसी भी हॉस्पिटल में इतने सब बच्चों को एकदम से एडमिट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तैयारी हमें अभी से शुरू करनी पड़ेगी। आज वही हॉस्पिटल में हम बालाजी का एक डाटा बना रहे थे कि अगर थर्ड वेव के लिए हमें तैयारी करनी है तो हमें कितना एक्स्ट्रा सामान चाहिए, हमें कितने एक्स्ट्रा बेड चाहिए, उसके लिए कितने वेंटिलेटर चाहिए। तो वो तैयारी शायद गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट हॉस्पिटल के लेवल पे अभी से शुरू करना शुरू करेंगे, तभी हम नेक्स्ट लेवल तक महामारी के लिए तैयार होंगे। नहीं तो जैसे इस टाइम पे दिल्ली में हुआ है कि हमें बेड की कमी पड़ी है, ऑक्सीजन की कमी पड़ी है, तो ये हम नहीं चाहते कि अगली बार बच्चों के साथ ऐसा हो। तो तैयारी शायद पूरे पीडियाट्रिक फोरम को अभी से करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है डॉक्टर अनिता, जैसे अभी बताया कि ठीक है डाइट आप बच्चों की अच्छे से रखिए, खाना उनको प्रॉपर दीजिए, लेकिन अगर इनके सिम्टम्स नजर आते हैं, किसी बच्चे में फीवर या फिर जैसे कि अभी डॉक्टर पांडे बता भी रहे थे कि हो सकता है कुछ बच्चों का पेट खराब हो जाए, तो इस दौरान क्या कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी उस हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि ये कोरोना पॉजिटिव ही है या फिर किसी और तरीके के सिम्टम हैं, तो उस दौरान क्या करें? वो जो कंफ्यूजन, एक कश्मकश की स्थिति होती है पेरेंट्स के साथ, उस दौरान क्या करें? यस, ये हमारे साथ काफी होते हैं, क्योंकि समटाइम्स पेट गड़बड़ हुआ, लूज मोशन हुआ, उल्टी हुआ, कभी बुखार, एक बार बुखार आया है। So I always advise my patient, अगर ओके कंसल्ट फैमिली फिजिशियन, डॉक्टर से मिल लीजिए, एक दो बार लूज मोशन हुआ, एक उल्टी हुआ, एक दिन देख लीजिए, वो दवा ले लीजिए। अगर बुखार दूसरा दिन भी है, वेट नहीं करना है। अगर सिम्टम्स ज्यादा है, सिर दर्द है, पीठ में दर्द है, बॉडी में दर्द है, बच्चा कमजोर हो गए, डोंट वेट, ओके, यू हैव टू गो। इनका अपना ट्रीटमेंट चलते रहिए। फैमिली डॉक्टर जो शुरू किया उसके साथ साथ कोविड टेस्ट भी करवा लीजिए। ओके, इस हालात में बहुत ही जरूरी है, हमारा माथा में सबको भी रखना है कि कोविड 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 एंड कोविड। अपना इलाज चलते रहिए, बट कोविड का डिटेक्शन बहुत ही जरूरी है। पॉजिटिव है तो उनका इलाज शुरू कर दीजिए। हम सबको बोलते हैं जल्दी आइए जब आपका सिम्टम्स नहीं है, इसके लिए अच्छा रिजल्ट्स है, हम बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे, वो ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, देर से नहीं आए। सो दिस इज अगेन टू बी रीएम्फसाइज, जल्दी आइए, जल्दी टेस्ट करिए, देर नहीं करना। कोविड सब सिर में सब समय, यू हैव टू कीप इट इन द माइंड कि यस कोविड कोविड एंड कोविड। नेगेटिव आया तो अच्छे हैं, अपना इलाज करते रहिए, बट साथ साथ ये इलाज करना है, डोंट नेग्लेक्ट कोविड, उनका डायग्नोसिस होना ही है साथ साथ। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए और इतनी ज़रूरी सलाह देने के लिए। और क्या यहाँ पर पेरेंट्स को करना चाहिए, वो आपने डॉक्टर से सुना भी है कि अगर आपको ज़रा भी सिम्टम नज़र आता है तो प्लीज़ वेट मत कीजिए, तुरंत बच्चे को लेकर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कदम है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रखें APN के साथ।